मेरे बेटे ने मुझे 12 बजे फ़ोन किया कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। मैं दौड़ा, किस्मत से मुझे कैब मिल गई। मैंने बेटे को फ़ोन किया तो उसने बताया कि मैं सोसाइटी के पास वाले नाले में गिरा हूँ। उसके पास पहुँचने में मुझे 40 मिनट लग गए। वहाँ पहुँचा तो मेरा बेटा हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। ये बात 27 साल के युवराज के पिता ने एक इंटरव्यू में कही है। युवराज को बचाने के लिए उन्होंने जो हो सकता था सब कुछ किया, लेकिन जो सिस्टम उसे बचाने वाला था वही फेल हो गया। अगर करप्शन, कोर्ट केस और सालों की देरी ना होती तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की ग्रैंड विटारा गाड़ी नोएडा के सेक्टर 150 के नाले में नहीं बल्कि एक मॉल के सामने जाकर रुकती और यह हादसा कभी नहीं होता। हमने इस पूरे मामले पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी की है। उसी रिपोर्ट में सेक्टर 150 के लोगों ने बताया कि वो गड्ढा जिसमें युवराज की गाड़ी डूबी उसे एक मॉल बनाने के लिए खोदा गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट 3 साल से भी ज्यादा समय से अधूरा पड़ा हुआ है। तब से इसमें बारिश का पानी या फिर आसपास की सोसाइटियों का सीवेज भरता जा रहा है, इसलिए बेसमेंट के लिए खुदाई की गई, लेकिन 2022 से ये जगह पूरी तरह पानी से भरी हुई है। जिस जमीन पर एक ग्रैंड मॉल कॉम्प्लेक्स बनने की बातें हो रही थी, आज वही जमीन गंदगी और पानी से क्यों भरी पड़ी है? इस पूरे मामले पर इंडिया टुडे में बालकृष्ण और पथिकृत सन्याल की छपी एक रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की पूरी कहानी सामने रखी गई है। क्या था ये घोटाला जिसके चलते मॉल नहीं बना और जिसने आगे चलकर युवराज की जान ली? जानेंगे आज की इस वीडियो में। शुरुआत होती है साल 2017 से, जब नोएडा के सेक्टर 150 में प्लॉट SC02A3 लोटस ग्रीन्स नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी को दिया गया। यहाँ लोटस ग्रीन्स बोर्डवर्क, जिसे अब आर्थम कहा जाता है, इस नाम का एक प्रोजेक्ट बनना था। इस प्रोजेक्ट के तहत सेक्टर 150 में एक 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, रिटेल शॉप्स और 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स बनना था। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन 6 अक्टूबर 2017 को हुई और इसे दिसंबर में शुरू होना था और साल 2021 में इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन पूरा होना था। कंस्ट्रक्शन का जिम्मा दिया गया विजटाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को। इस कंपनी को लोटस ग्रीन से सबलीज मिली थी। प्रोजेक्ट में तो मॉल बनाने के वादे हुए, लेकिन ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े घोटाले का हिस्सा था। ये था नोएडा स्पोर्ट सिटी घोटाला। घोटाले में बिल्डर्स ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए तय जमीन पर महंगे फ्लैट और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स खड़े करने शुरू कर दिए। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्यों बनने थे? द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने यह फैसला लिया कि नोएडा कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा। अब इसके लिए चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। काफी देरी के बाद दिसंबर 2010 में जाकर अथॉरिटी ने जमीन का रिजर्व प्राइस 11,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर तय किया। उसके बाद 2011 से 12 से और 2015 से 16 के बीच स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को 4 अलग अलग स्कीमों में लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 32 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को अलॉट किया गया। सेक्टर 78, 79 और 150 में टेनिस सेंटर, 9 होल गोल्फ कोर्स, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल और क्रिकेट एकेडमी बनाने की योजना थी। पूरा प्लान बनाया गया था। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक ये जमीनें बिल्डरों को रियायती दरों पर दी गई। सेक्टर 78 और 79 की करीब 32 लाख वर्ग मीटर जमीन जनाडू एस्टेट्स को मिली। सेक्टर 150 में 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉजिक्स इंफ्रा और लोटस ग्रीन्स को दिए गए। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की जिम्मेदारी ATS बिल्डर्स को सौंपी गई। प्रोजेक्ट की एक अहम शर्त थी, वो ये थी कि सिर्फ 30% जमीन पर ही रिहायशी और कमर्शियल इमारतें बनेगी और बाकी की जो 70% जमीन होगी उसे खेल सुविधाओं के लिए रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही बिल्डरों ने जमीन हासिल की, उसी साल से उन्होंने जमीन को दूसरी कंपनियों को सब लीज पर देना शुरू कर दिया। ये बात हम नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कही थी। जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जगह कमर्शियल इमारतें बनने लगी, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला कहा। 24 फरवरी 2025 को आए फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे इंस्टीट्यूशनल करप्शन की क्लासिक मिसाल बताया। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जिन बिल्डरों को सस्ती दरों पर जमीन दी गई थी, उनका असल मकसद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं था। प्रोजेक्ट को कंसोर्टियम के नाम पर लिया गया, लेकिन असल में 2 बिल्डरों ने नई कंपनियों का जाल बनाकर खुद को एक साथ काम करने वाला ग्रुप दिखाया। धीरे धीरे पूरे सेक्टर 150 की जमीन को 12 कंपनियों में बांट दिया गया, जिनमें से 6 कंपनियां तो सब लीज के वक्त में अस्तित्व में भी नहीं थी। वहीं सेक्टर 78 और 79 की जमीन को 23 हिस्सों में बांट दिया गया। इस तरह जिस स्पोर्ट सिटी का सपना दिखाया गया था, वो धीरे धीरे रियल एस्टेट के खेल में बदलता चला गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि कैसे बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि 2021 में कैग की रिपोर्ट से घोटाला सामने आने के बाद भी नोएडा अथॉरिटी ने कुछ नहीं किया, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों और बिल्डरों को बचाने की कोशिश लगातार होती रही। कोर्ट के आदेश से पहले तक ना तो राज्य सरकार ने ना ही कोई अथॉरिटी ने कोई एफआईआर दर्ज की। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को देना ही आखिरी रास्ता बचता है। जांच में जमीन के गलत इस्तेमाल, पैसों की गड़बड़ी जैसे सभी पहलुओं को देखा। स्पोर्ट्स सिटी के डेवलपर्स ने कोर्ट में याचिका डालकर नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई से राहत मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने ये साफ कहा कि डेवलपर्स प्रोजेक्ट को तय प्लान के मुताबिक बना ही नहीं पाए। कोर्ट ने तब ये भी कहा कि डेवलपर्स ने दिवालिया होने का सहारा ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो अपने कर्ज और बकाया भुगतान से बच सके। इस मामले में नोएडा अथॉरिटी को पूरा हक है कि वो बकाया रकम वसूले और कानूनी कार्रवाई भी करे। साथ ही राज्य सरकार को भी इसकी जांच करनी चाहिए। इसी घोटाले पर साल 2021 में कैग की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले भी किया। कैग ऑडिट में ये सामने आया कि इस प्रोजेक्ट से नोएडा अथॉरिटी और राज्य सरकार को करीब 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और ये भी कहा गया कि डेवलपर्स को जमीन बेहद कम दामों पर दी गई। इसके अलावा डेवलपर्स ने नोएडा अथॉरिटी को अलग कर जमीन का अवैध तरीके से ट्रांसफर भी किया। लीज का प्रीमियम, पेनल्टी हो, ट्रांसफर चार्ज हो, ये तक नहीं चुकाए गए। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हुए बिना ही सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए गए, जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट 2021 में आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद ना तो नोएडा अथॉरिटी और ना ही राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया। न एफआईआर दर्ज हुई, ना ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। सिर्फ डेवलपर्स को नोटिस भेजे गए जिन्हें उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और बकाया भुगतान भी नहीं किया। मामले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपी गई ताकि इस मामले में जांच हो सके, और वो अभी भी चल रही है। ना तो सेक्टर 150 में कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, ना ही कोई मॉल। वो वीरान बेसमेंट एक नाले में तब्दील हो गया, जिसने युवराज की जान ले ली। अब जाकर नोएडा पुलिस ने युवराज के पिता की शिकायत पर लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विज टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब यहाँ जरा रुककर करप्ट सिस्टम की बानगी देखिए। 2004 में जो जमीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ली गई थी, वहां रिहायशी बिल्डिंग्स और मॉल बनाकर बेच दिए गए। जिनको बेचा गया उनको ये भी कहा गया कि यहाँ स्पोर्ट्स सिटी बनने वाली है। करोड़ों के घर बिके और हर खरीदार के साथ धोखा भी हुआ। 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हो गया। खुद हाई कोर्ट ने ये बात कही, लेकिन इस हालात के जिम्मेदार कितने लोगों पर आज तक कार्रवाई हुई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर कार्रवाई हुई होती तो युवराज मेहता की मौत ना हुई होती। इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरे के पीछे इरशाद, आप देखते रहिए खबरगांव।